जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ ने किया अपनी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल का उड़ान परीक्षण। भारतीय सेना के नेगेव लाइट मशीन गन्स को मिलेंगे इजरायल के ऑप्टिक्स। भारतीय वायुसेना सुलूर एयरफोर्स स्टेशन में बना रही है कामिकाजे ड्रोन्स को बनाने वाला इकोसिस्टम। भारत ने फ्रांस के सामने रखी रफाल डील में स्वदेशी कंटेंट की प्राथमिकता। आज 15 जून को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से डीआरडीओ ने भारत की स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी कि LRLACM तो इसके उड़ान परीक्षण को सफलतापूर्वक कंडक्ट किया है और ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्म किया गया कि इस मिसाइल ने अपने सभी टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स को सफलतापूर्वक पूरा किया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो LRLACM है वो भारत की स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता लगभग 1500 किलोमीटर तक है और इस मिसाइल को उसके सभी सब सिस्टम्स के साथ पूरी तरह से डीआरडीओ की अलग अलग लैबोरेटरीज ने ही स्वदेशी तौर पर विकसित किया है और ये भारत की निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का ही एक एडवांस्ड वेरिएंट है और पूरी तरह से विकसित होने के बाद इसके प्राइमरी यूजर में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना दोनों ही शामिल रहेंगे और ये मिसाइल ब्रह्मोस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल सेल्स के लिए भी पूरी तरह से कंपैटिबल है जो कि नेवी की फ्रंट लाइन वॉरशिप्स में लगाए गए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि इस मिसाइल के जो इंजन है वो भी भारत का अपना स्वदेशी इंजन है और ये मिसाइल भी भारत की डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स का हिस्सा बनेगी। भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली नेगेव 7.62 × 51 mm की लाइट मशीन गन्स के लिए एक डेडिकेटेड डे टाइम ऑप्टिक्स के तौर पर इजरायली फर्म मैप्रोलाइट के मैप्रो X6 टेलीस्कोपिक साइट को चुना गया है और ऑफिशियल्स के मुताबिक इस इजरायली ओरिजिन के टेलीस्कोपिक साइट को एक्सटेंसिव ऑपरेशनल इवैल्यूएशंस और इन्वायरमेंटल टेस्टिंग के बाद ही चुना गया है और जिसमें मैप्रो X6 ने एक्सटेंडेड रेंज पर इन्हेंस्ड टारगेट आइडेंटिफिकेशन और एंगेजमेंट कैपेबिलिटीज़ को डिलीवर करके दिखाया था। और जैसे कि भारतीय सेना भी एक अच्छे खासी संख्या में नेगेव लाइट मशीन गन्स को खरीद रही है तो ऐसे में एक लंबी दूरी पर इनकी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को इन्हेंस करने के लिए एडवांस्ड डे टाइम ऑप्टिक की ज़रूरत थी और बाकी इन ऑप्टिक्स की जो डिलीवरी है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL के माध्यम से की जाएगी। और इतना ही नहीं बल्कि इन मैप्रो X6 के भारत में फुल प्रोडक्शन के लिए इजरायली फर्म मैप्रोलाइट ने RRP डिफेंस के साथ एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें कंपनी मैप्रो X6 की नॉलेज, उसके प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ ये सब ट्रांसफ़र करेगी। फिर इसके बाद जो RRP डिफेंस है वो इन साइट्स को लोकली बनाएगी और BEL को सप्लाई करेगी और फिर BEL के माध्यम से वो भारतीय सेना को मिलेंगे। बाकी मैप्रो X6 एक 6x का मैग्निफिकेशन टेलीस्कोपिक साइट है जिसे असॉल्ट राइफल्स, LMGs यानी कि लाइट मशीन गन्स और अन्य वेपन सिस्टम्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। और बाकी आपको बताया था कि अगस्त 2024 में भारतीय सेना ने 41,000 नेगेव लाइट मशीन गन्स के ऑर्डर्स प्लेस किए थे और अब ये जो नेगेव LMGs हैं तो इन्हें अडानी ग्रुप के अंडर आने वाली PLR सिस्टम्स इजरायली फर्म IWI के पार्टनरशिप के साथ भारत में ही स्थानीय तौर पर मैन्युफैक्चर करती है। बाकी 2024 से पहले 2020 में भी स्पेशली जब चीन के साथ स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था तब उस समय में भी भारतीय सेना ने फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के माध्यम से इमरजेंसी बेसिस पर नेगेव लाइट मशीन गन्स की 16,479 यूनिट्स को खरीदा था। भारतीय वायुसेना सुलूर एयरफोर्स स्टेशन में कामिकाजे ड्रोन्स के लिए एक स्वदेशी इकोसिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए तैयार है और इस इनिशिएटिव के तहत एक नेक्स्ट जनरेशन अनमैन्ड कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ के लिए एक डेडिकेटेड इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा जहां पे इनकी डिज़ाइन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग ये सभी चीज़ें कवर होंगी। यानी कि एक तरह से भारतीय वायुसेना कामिकाजे ड्रोन्स के मामले में इन हाउस कैपेबिलिटी को विकसित करने पर काम कर रही है। हालांकि इस तरह से इन हाउस ड्रोन कैपेबिलिटी को विकसित करने वाला जो इनिशिएटिव है तो उस पर भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी पहले ही काम शुरू कर चुकी है और इस मामले पर जारी न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना के इस इनिशिएटिव में लगभग 50 IAF पर्सनल को एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री की फ्रांस विजिट को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी तो इस दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि डिफेंस सेक्टर में भारत ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को एडवांस्ड करने के लिए अपनी अप्रोच को बढ़ाया है जिसमें फोकस है को डेवलपमेंट, को डिज़ाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग में। और रही बात रफाल फाइटर्स की डील की तो भारत की तरफ से स्पष्ट किया गया कि भारत इसमें अधिक से अधिक लोकल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग चाह रहा है और ये बात भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने फ्रेंच काउंटर पार्ट के सामने उनके साथ हुई मीटिंग्स में रखी है और इसलिए भारत ने अपना एम बिल्कुल स्पष्ट किया है कि उन्हें चाहिए मैक्सिमम प्रोडक्शन और डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग वो भी भारत में और ये इस डील में भारत की प्राथमिकता बनी रहेगी। और इतना ही नहीं बल्कि ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्म किया गया कि भारतीय प्रधानमंत्री की जो विजिट है ये रफाल प्लेटफॉर्म से कहीं आगे तक एक्सटेंड है और जिसमें दोनों देशों ने अपने बीच के डिफेंस कॉपरेशन के एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम को कवर किया है। और बाकी जैसे कि इससे पहले भी रिपोर्ट्स आ चुके हैं जिनमें इस बात की संभावना जताई गई है कि भारत और फ्रांस 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में भी किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपने बीच के कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान ने एक पीस एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क को अनाउंस किया है
और ये जो एग्रीमेंट है ये औपचारिक रूप से शुक्रवार को जिनेवा में साइन किया जाएगा। इस एग्रीमेंट के तहत इस बात में सहमति बनी है कि अमेरिका और ईरान एक इमीडिएट और परमानेंट सीज फायर करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन होगा, ईरानियन पोर्ट्स पर से यूएस ब्लॉकेड हटाई जाएगी और लगभग 60 डेज का टाइम रहेगा सबसे डिफिकल्ट इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, विशेष रूप से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और उस पर लगे हुए प्रतिबंध। और मीडिया रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही है कि ईरान के जो एसेट्स फ्रीज किए गए तो उनको भी रिलीज किया जा सकता है। और बाकी जैसे कि कहा जा रहा है कि सभी फ्रंट पर एक परमानेंट सीज फायर लागू किया जाएगा और इसमें लेबनान को भी शामिल किया गया है। और इसलिए यूएस और ईरान के इस एग्रीमेंट पर, विशेष रूप से लेबनान वाले पार्ट पर, इजराइल की तरफ से अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कोई औपचारिक रूप से कमेंट देखने को नहीं मिला है। बाकी इजराइल के ऑफिशियल्स पहले क्लियर कर चुके हैं कि अभी वर्तमान समय में सदर्न लेबनान में जो भी टेरिटरी उनके कंट्रोल में है तो वहाँ से वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। जबकि इजराइल की तरफ से संकेत ये मिले कि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की आज़ादी बनाए रखना चाहता है। और इसलिए इजराइल के एक्सपर्ट्स ने ईरान और यूएस के इस पीस एग्रीमेंट को एक तरह के टेम्परेरी अरेंजमेंट की तरह डिस्क्राइब किया है, जो कि विशेष रूप से यूएस के अपकमिंग मिड टर्म इलेक्शंस के चलते हैं। और जबकि एएनआई के साथ बातचीत में इजरायली एक्सपर्ट का मानना है कि जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इसको कोई भी पीस डील की तरह नहीं देखता हूँ, बस ये 60 डेज़ का एक और सीज फायर है। लेकिन जब तक कि ये डील शुक्रवार तक औपचारिक रूप से साइन नहीं हो जाती है तब तक स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी भी इस एग्रीमेंट को लेकर यूएस और ईरान इन दोनों के भी अलग अलग डिफरेंसेस और क्लेम्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए एक्चुअल एग्रीमेंट किस चीज़ पर हुआ है वो तो औपचारिक रूप से एग्रीमेंट साइन होने के बाद ही कंफर्म किया जा सकता है। तो इसलिए हर किसी को शुक्रवार का इंतजार है। और ईरान ने तो ये भी क्लेम किया था कि जो अमेरिका है वो इस बात के लिए सहमत हुआ है कि रिकंस्ट्रक्शन पे आउट के तौर पर वो ईरान को $300 बिलियन पे करेगा, जबकि यूएस प्रेसिडेंट ने ईरान के इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। और इस तरह के कई सारे डिफरेंसेस और क्लेम्स अभी भी दोनों देशों के बीच देखने को मिल रहे हैं। यूके गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया कि ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी कि जीकैप के लिए जो फुल इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट है वो इस महीने के अंत तक दिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस महीने के अंत तक यूरोप का जो 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है तो वो अब एक डिटेल्ड डिज़ाइन और डेवलपमेंट स्टेज की तरफ मूव कर रहा है। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि जीकैप प्रोग्राम के तहत यूके, जापान, इटली ये तीनों कंट्रीज मिलकर एक 6th जनरेशन फाइटर जेट को विकसित करने पर काम कर रहे हैं, जो कि मिड 2030s तक सर्विस में एंटर करेगा। और अब इस महीने के अंत तक इसके फुल डिज़ाइन और डेवलपमेंट फेज के लिए फंडिंग पर काम चल रहा है। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि आज सोमवार को एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है और जिसमें एयरक्राफ्ट में सवार दोनों पायलट्स की जान गई है और जबकि ग्राउंड पर 3 सिविलियंस भी इंजर्ड हुए हैं। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2016 में जम्मू कश्मीर के हिमाचल सेक्टर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए सिग्नल मैन अजय सिंह चौधरी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1999 के कारगिल वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर अजय सिंह जसरोटिया वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2017 में 17 असम राइफल्स के हवलदार लोहित गोगोई वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि निर्भय मिसाइल प्रोग्राम पर डीआरडीओ की कौन कौन सी लैबोरेटरीज मुख्य रूप से शामिल हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।